स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। दिल्ली में अब केदारनाथ धाम नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज साफ तौर पर कहा कि जिस ट्रस्ट द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है उसे सख्त आदेश दिए गए हैं कि वो किसी दूसरे नाम से मंदिर का निर्माण करे। सीएम धामी ने आज रुद्रप्रयाग में लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए ये बड़ी बात कही है। दस जुलाई को दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास हुआ और तभी से ये मंदिर सियासी मुद्दा बन गया। लेकिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग की जनता को संबोधित करते हुए स्थिति साफ कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ के नाम कहीं दूसरा मंदिर नहीं हो सकता और दिल्ली में मंदिर बना रहे ट्रस्ट को सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम का कोई भी गलत उपयोग अब नहीं कर पाएगा और हमने इसके लिए तुरंत मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर ये सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है कि अब कोई भी जो है केदारनाथ धाम का नाम या हमारे धामों का गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। और अभी जो पिछले दिनों जो वहां जो मंदिर बन रहा था उनको मंदिर बनाने वालों को भी स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि वहां पर इस प्रकार के नाम का बिल्कुल भी उल्लेख न करें, किसी अन्य नाम से वो मंदिर का निर्माण करें। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही तो पार्टी ने केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब सवालों और आरोपों पर पूर्ण विराम लगने की उम्मीद है। इससे बीजेपी ने भी राहत की सांस ली है। धाम कहीं नहीं बन सकता है और केदारनाथ जो हमारा धाम है वो हिमालय की श्रृंखला में है। विश्व के अनेकों धर्मावलंबी वहाँ आते हैं। बीच में सरकार के प्रयास किए गए, खासतौर पर कांग्रेस ने इसको राजनीतिक इशू बनाने का प्रयास किया जिससे कि धाम की प्रतिष्ठा पर एक प्रकार से अविश्वास का वातावरण बनाने की कोशिश की गई। आज मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री ने स्पेशल कानून बनाकर और केदारनाथ धाम कहीं नहीं बनेगा इस भाव के साथ, ठीक है, मंदिर अलग प्रकार के हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा का अपने घर के अंदर भी मंदिर बन सकता है लेकिन धाम जहाँ है वहीं रहे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास जिस दिन हुआ उसी दिन केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत का निधन हुआ और अब केदारनाथ में उपचुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के केदारनाथ मंदिर पर स्थिति साफ करके कंफ्यूजन दूर करने की बड़ी कोशिश की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बुधवार को गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर ने भी बड़ा बयान दिया है। सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि उनकी पूरी तैयारियां हैं। उन्होंने सदन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से अपील की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गैरसैंण में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। सेशन के लिए गैरसैंण पहुंचने लग गए हैं सभी विधायक। बुधवार को दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी जिसमें विधायक शैला रानी रावत और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लंबे समय के बाद गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सेशन गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ विधानसभा स्पीकर मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या किस तरह से सत्र रहने वाला है पूरा? सत्र बिल्कुल अच्छे से चलेगा, बढ़िया से चलेगा। विधानसभा सचिवालय पिछले कुछ समय से पूरी तरह से तैयार है भराड़ीसैंण में अपना सत्र करने के लिए। ऑफिसर्स की टीम लगातार यहां आती रही हैं और कल से 2 दिन से इनफैक्ट यहां पर हमारा पूरा सचिवालय पहुंच गया है और पूरा प्रयास रहेगा कि सुचारू रूप से हमारी पूरा सत्र चले। हमारी सुरक्षा बैठक भी हुई, उसमें अफसरान को भी निर्देशित कर दिया गया था सुरक्षा हो, पानी बिजली की व्यवस्था हो, किसी को रहने की व्यवस्था हो, सबको हम लोग देखें और सुचारू रूप से उसको चलाएं। और वहीं सत्र में भाग लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और कहा गैरसैंण में पहली बार मानसून सत्र हो रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे। कांग्रेस की रणनीति पर कहा कि गैरसैंण हमारी प्राथमिकता में शामिल है। बुधवार से गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री गैरसैंण पहुंच चुके हैं। सर, कल से मानसून सेशन शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार विपक्ष भी बड़े जोश में नजर आ रहा है। प्रदेश के
मुद्दों पर सकारात्मक रूप से चर्चा होगी सदन में, और मानसून सत्र है, अनुपूरक बजट भी इसमें आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये पहली बार मानसून में यहाँ सत्र हो रहा है। एक अच्छा वातावरण यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं। सर कुछ विधेयक भी आप लोग कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस सेशन में रखने वाले हैं? हाँ, महत्वपूर्ण विधेयक भी आएंगे और जो जरूरी काम है वो काम भी होंगे। इसमें दंगा रोकने का जो एक विधेयक है, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपूर वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के अनुरूप यहाँ पर मारपीट, उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, इन सब का कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस प्रकार का विधेयक लाया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। सर कल बुधवार को जब सेशन शुरू होगा, इधर सेशन की कार्रवाई चल रही होगी, उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं उपवास पर बैठूंगा, कि गैरसैंण कहाँ है, गैरसैंण को खोजने जाऊंगा। नहीं, जो भी सकारात्मक मुद्दे हैं उस पर सदन में चर्चा भी होनी है, और राज्य सरकार उत्तराखंड के हर क्षेत्र के बारे में, हर स्थान के बारे में पूरी तरह से जागरूक भी है, पूरी तरह से सजग है, और प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखंड के दूरस्थ स्थानों का हम विकास कर रहे हैं। और हमारा ये संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का समेकित रूप से विकास हो, सभी क्षेत्र हमारे आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन बाबा केदार के ही प्रांगण से निकला था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी SDG जो नीति आयोग भारत सरकार के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड राज्य का पूरे देश में पहला स्थान आया है। सर गैरसैंण को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि एक ठोस आधारभूत ढांचा खड़ा नहीं हो पाया है, कुछ रोड मैप सर जो आप आगे सोच के चल रहे हैं? नहीं, गैरसैंण हमारी हमेशा से प्राथमिकता में है और उसके विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। सर एक लास्ट सवाल, चर्चा है कि मुख्यमंत्री जब इस सेशन के बाद वापस देहरादून लौटेंगे तो कैबिनेट एक्सटेंशन की भी लगातार चर्चाएं हैं। देखिए, वो सब तो हमारी एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के तहत सब होता है, और प्रोसेस चल रही है। थैंक यू सर। तो बुधवार से जो सेशन शुरू होगा उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट विधायकों के साथ गैरसैंण में पहुंच चुके हैं। अब बुधवार को पक्ष और विपक्ष एक बार फिर लंबे समय के बाद आमने सामने होंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 गैरसैंण। अगले 3 दिन कांग्रेस के देहरादून और गैरसैंण में धरने प्रदर्शन रहेंगे, तो तैयारी पौड़ी में भी आंदोलन की है। ईडी, गैंगरेप, आपदा जैसे मुद्दों के साथ केदारनाथ धाम से लेकर कमिश्नर पर सियासत गरमाई हुई नजर आई, तो बीजेपी कह रही है जो कहना है सदन में कहें, सड़क पर नहीं। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के तेवर दिख चुके हैं। वहीं 6 महीने बाद होने जा रहे सत्र के दौरान देहरादून से गैरसैंण तक सियासत गरमाई हुई दिखेगी। विपक्षी कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों पर सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। कांग्रेस अलग अलग मुद्दों के साथ हर मोर्चे पर बीजेपी को घेरना चाहती है। बुधवार को पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में राजधानी की अनदेखी पर धरना देंगे, तो कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहेंगे। गुरुवार को देहरादून में ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। शुक्रवार को देहरादून में गैंगरेप की घटना के विरोध और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर महिला कांग्रेस प्रदर्शन करेंगी। वहीं 3 दिन के सत्र में आपदा, 4 धाम यात्रा, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विधायक सरकार को घेरेंगे। तो एक व्यथित हरीश रावत केवल अपने मन की शांति के लिए कुछ देर उपवास करेगा, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के सामने उनसे क्षमा मांगेगा, और उसके बाद यदि लोग कहेंगे तो फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी को खोजेंगे, टॉर्च लेकर के भी खोज सकते हैं। देहरादून और गैरसैंण के साथ गढ़वाल कमिश्नरी पौड़ी में भी प्रदर्शन की तैयारी है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के मुताबिक काम चलाऊ व्यवस्था से लोगों का काम नहीं चल रहा, क्योंकि कमिश्नर विनय शंकर पांडे रेगुलर पौड़ी मुख्यालय में नहीं बैठते। वहीं अधूरी रह चुकी केदार बचाओ यात्रा को पूरा करने के लिए अगले महीने राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपने मुद्दे सदन में उठाने चाहिए, सड़क पर नहीं।
चूंकि जो पद बने हैं वो कुछ कारण से बने हैं, तो इसलिए वहां पर कमिश्नर रहते नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई कमिश्नर को वहां बैठना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं, मैंने अभी नहीं देखा कि उसके बाद कुछ बदलाव आया कि नहीं, लेकिन अगर कोई बदलाव नहीं आया तो निश्चित रूप में मैं वहां पर जाके धरना करूंगा। कह सकता हूं कि उनको जो भी विषय कहने, फिर मैं कह रहा हूं सदन के अंदर उनको विषय रखना चाहिए, तथ्यों के आधार पर रखना चाहिए। केवल धरना देकर किसी अधिकारी को महिमा मंडित करना, ये कम से कम प्रमुख राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। कांग्रेस इस बार 20 विधायकों के साथ विपक्ष में है, तो 2 उपचुनाव जीतने के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। ऐसे में गैरसैंण से लेकर देहरादून तक और पौड़ी से लेकर केदारनाथ तक अगले कुछ दिन सियासत गरमाई हुई जरूर दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले तय समय में निकायों में चुनाव नहीं हो सके और अब सरकार और कोर्ट आमने सामने हैं। संवैधानिक प्रक्रिया का जमकर मखौल उड़ रहा है, तो सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव कराने का वादा किया है, जिस पर भी अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। राज्य में 2 दिसंबर 2023 को निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नया गठन अभी तक नहीं हो सका है। 6 महीने प्रशासकों की नियुक्ति के बाद भी जून में उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया, जिससे निकायों में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार और हाईकोर्ट चुनाव को लेकर आमने सामने है, तो अब सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव कराने की बात कही है। अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में पेशी पर आए प्रमुख सचिव शहरी विकास ने कोर्ट में कहा कि 25 अक्टूबर तक चुनाव करा दिया जाएगा। अब स्थिति ऐसी भी हो गई कि क्या स्टेटमेंट पर भरोसा किया जा सकता है। जैसे पूर्व में कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं एडवोकेट जनरल राज्य सरकार की पैरवी करते हुए, और आज भी ऐसा स्टेटमेंट आया है कि 25 अक्टूबर तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, या कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं बचा है कि वो स्टेटमेंट पर भरोसा करने के अलावा क्या करें। दरअसल राज्य में 2 दिसंबर 2023 तक हर साल में चुनाव होने थे, लेकिन सरकार ने व्यस्तता का हवाला देते हुए चुनाव को 6 महीने लटका दिया। प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होकर जब हाईकोर्ट सख्त हुई, तो सरकार ने कोर्ट में 2 बार चुनाव कराने की बात कही, लेकिन इस बीच अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देकर निर्वाचन की स्थिति बदल गई। तो देहरादून में 100 में से 72 वार्ड में परिसीमन और मतदाता सूची में बदलाव किया गया। साथ ही रामनगर समेत अन्य निकायों में बदले समीकरण से चुनाव आयोग की परेशानी बढ़ी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य निर्वाचन आयोग को 45 दिन का समय चाहिए। अगर समय राज्य निर्वाचन आयोग को चाहिए, तो निकाय चुनाव के लिए राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त ही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अभी कोई राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, तो जिस कारण से चुनाव समय पर संपन्न कराने में कई परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही कुछ नए नगर निगम और नगर पंचायतों का गठन हुआ है, परिसीमन भी नया हुआ है। बहरहाल निकाय चुनाव के लिए नेताओं की हाईकोर्ट पर टकटकी लगी है, लेकिन सरकार 2 बार कोर्ट में चुनाव कराने की बात कर चुकी है। ऐसे में बिना निर्वाचन आयुक्त के कैसे चुनावी प्रक्रिया पूरी हो सकेगी? ये सवालों का हल सितंबर में अगली तारीख को मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेद बिस्ट की रिपोर्ट। पोलैंड में उत्तराखंड के 2 युवकों की मौत हो गई है। मूल रूप से टिहरी जिले के रहने वाले दोनों युवकों की फैमिली कुछ वक्त पहले ऋषिकेश के 20 बीघा कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अनु नेगी और दीपक हाल ही में काम की तलाश में पोलैंड गए थे। जानकारी के अनुसार दीपक किसी तालाब में नहाने के लिए गया और डूबने लग गया और उसको बचाने के प्रयास में अनु नेगी भी पीछे से कूद गया। फिलहाल युवकों के बारे में जानकारी मिलने के बाद दोनों के परिवारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवारजन युवाओं की बॉडी भारत लाए जाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और उधम सिंह नगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने ऐसे मौलाना को गिरफ्तार किया है जो उर्दू पढ़ाने के नाम पर छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करता था, साथ ही उन्हें पॉर्न वीडियोस भी दिखाता था। मामला रुद्रपुर के ग्रामीण इलाके का है। यहाँ एक मस्जिद में पीलीभीत का रहने वाला एक मौलवी मस्जिद के भीतर ही अस्थायी मदरसा चला रहा था,
जहां बच्चों को इस्लाम से जुड़ी शिक्षा दी जा रही थी। इसी क्लास में इलाके की 8 साल की बच्ची भी पढ़ती थी। पिछले कुछ दिनों से वो गुमसुम चल रही थी। घर वालों को शक होने पर उन्होंने बच्ची से पूछताछ की, जिसके बाद मौलाना की काली करतूत का पर्दाफाश हुआ। एक मस्जिद में एक कथित मदरसा चल रहा है जो इनफॉर्मल रूप में चल रहा है, उसके मौलवी पर शिकायत लगाई गई थी शिकायतकर्ता द्वारा कि जो वादिनी की जो बेटी थी और अन्य कुछ और नाबालिग जो बच्चियां थी उनको इस साथ छेड़छाड़ की गई और उनको अश्लील वीडियो दिखाई गई मौलवी के द्वारा। जो ये मौलवी है शबीर रज़ा, इसको पुलिस द्वारा इस वक्त पूछताछ की जा रही है, उसी के हिसाब से आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और राजधानी देहरादून के आजाद कॉलोनी से जामिया तुसल्लम अल इस्लामिया मदरसे का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के साथ मदरसे का संचालक समेत दूसरे लोग क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कुछ समय पहले शिकायत के बाद बाल आयोग की टीम ने मदरसे का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें आयोग को कई खामियां मिली थीं, जिस पर बाल आयोग ने पुलिस को एक शिकायती पत्र भी दिया था। पुलिस ने मदरसे में लगे सभी सीसीटीवी कैमरेस की छानबीन की। इसमें मारपीट की घटना का खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि मदरसे के जिस कमरे में छात्रों को सुलाया जाता है वहां का सीसीटीवी रात को बंद किया जाता है। वहां पर पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर जांच ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को भेजी गई है। इसमें पत्र प्राप्त हुआ था कि इस तरह जो मदरसे हैं वहाँ पर आकस्मिक रूप से चेकिंग भी की जाए और कहीं कोई उनके साथ बच्चों के साथ कहीं कोई क्रूएल्टी या कोई अन्य चीज़ गलत ना हो रही है। तो इसको देखते हुए पुलिस टीम ने जो है वहाँ पर एक मदरसे से जो वहाँ के DVR वगैरह लिए थे जांच के दौरान, और जांच के दौरान जब सभी DVR को चेक किया गया तो उसमें एक फुटेज प्राप्त हुई थी जिसमें रात्रि में अंदर कमरे के अंदर दिखाया गया कि बच्चों के साथ क्रूरता की बात आई उसमें, और प्राथमिक जाँच के उपरांत इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरिद्वार के धनपुरा गांव में एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। 50 साल की कमलेश का शव बाथरूम में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला है। हत्यारोपी बेटा अभी फरार है। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की है। पुख्ता सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि महिला का छोटा बेटा नशे का आदी है और अक्सर नशे के लिए पैसे मांगा करता था और आज भी पैसों को लेकर मां से झगड़ा हुआ, जिसके बाद युवक ने फावड़े से मां के सिर पर कई वार किए, जिससे महिला की मौत हो गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची है तो परिजनों द्वारा बताया गया कि जो महिला का छोटा पुत्र है जो कि नशे का आदी है, उसके द्वारा ही महिला की मृत्यु कार्य की गई है। हम लोगों ने मौके पे FSL टीम बुला ली है तथा सारे ही जो भी हमारी एविडेंस लिफ्टिंग है उसकी प्रक्रिया चली गई है। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दी है तथा जो अभियुक्त है उसकी हम लोगों ने तलाश के लिए टीमें गठित कर दी। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर पिछले 7 सालों से आंदोलन चल रहा है, जो निकाय चुनावों को देखते हुए और तेज हो गया है। रामनगर के कानिया के कुछ ग्रामीणों ने खुद को नगरपालिका में शामिल करने का विरोध किया। ग्रामीणों ने मंगलवार को नगरपालिका दफ्तर में विरोध जताया। पौड़ी में नागरिक कल्याण मंच ने एक स्वतंत्र कमिश्नर की मांग की है, जो गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी को समय दे पाए और जो पौड़ी से ही काम करे। अल्मोड़ा में SSP गुरिल्ला पिछले कई सालों से नौकरी और पेंशन के लिए आंदोलनरत हैं। अब इन लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। कल से गैरसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। कई सामाजिक संगठन अपनी मांगों को लेकर गैरसैंण कूच करेंगे। पौड़ी के लोगों को कूड़े की समस्या से निजात दिलाना नगर पालिका के लिए चैलेंज बन गया है। ट्रंचिंग ग्राउंड की जगह को लेकर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। चमोली कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आज सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते जलस्तर बढ़ गया। टिहरी के आपदा प्रभावित तपिनसवाड़ गांव में करीब 25 दिन बाद बिजली की सप्लाई शुरू हुई। 27 जुलाई को आई आपदा में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर बह गए थे। हरिद्वार में होम्योपैथी चिकित्सा विभाग ने मानसिक रोगों के लिए OPD शुरू की। भंकोवाली और मोहनपुरा के स्वास्थ्य केंद्रों पर OPD की सेवा शुरू।
22 से 25 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ITFU एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप होगी, जिसमें टिहरी के अशोक कुमार राठौर और अनुष्का भी भाग लेंगी। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के ऊपरी इलाकों में सोमवार देर रात जबरदस्त बारिश हुई है। इसके कारण काठगोदाम में देवखड़ी नाला उफान पर आ गया है। नाले का पानी अपनी सुरक्षा दीवार तोड़कर कॉलोनियों में जा घुसा है। इसके कारण कॉलोनियों की सड़कें नाले में तब्दील हो गई हैं और नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद कई जगह तबाही का मंजर नजर आया। बरसाती नालों के उफान के बाद कई जगह तबाही की तस्वीरें नजर आईं। तबाही का ये मंजर हल्द्वानी के काठ गोदाम का है, जहां सोमवार रात पहाड़ के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके कारण ये सूखा हुआ आमडंडा नाला उफान पर आ गया है और तबाही मचा दी है। इसकी चपेट में कुछ झोपड़ियां, पक्की गाड़ियां और कॉलोनियों की सड़कें आ गई और लोग जान बचाकर भागे। नुकसान यहाँ पर जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह कि खेतों में फसल का नुकसान, घरों में पानी भरना और ये तमाम किस्म के सब, मतलब जैसे ये बटाईदार हैं, इनके सब भाड़े बर्तन, गैस वगैरह वगैरह सारे सब इनके बह के चला गए। दूसरी तरफ प्रशासन भी राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। सांसद अजय भट्ट भी मौके पर पहुंचे और हाल जाना। सांसद ने पीड़ितों को राहत का भरोसा दिया। ये आमखेड़ा का जो नाला है, इसका एक तटबंध टूट जाने से दमोह डूंगा क्षेत्र में भारी मात्रा में पानी भर गया है। तो जो रिहायशी इलाके हैं, कॉलोनियां हैं, वहाँ पर पानी, मलबा ये सब भर गया है। उसके बाद कल रात से ही यहाँ पर बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। पोकलैंड मशीन और JCB के द्वारा मलबा हटाया जा रहा है। देखिए, स्थिति तो बहुत खराब है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। अब इतनी बड़ी गाड़ी जब डूब गई, मलबे में आप देख रहे हैं सामने गाड़ियां डूब गई, एक गाड़ी नहीं 2-3 गाड़ियां डूबी हैं। अब इसके लिए परमानेंट क्योर करना बहुत आवश्यक है। सोमवार रात हुई तबाही का मंजर वाकई डराने वाला है। सरकार के लोग राहत बचाव कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन मौसम में अलर्ट की वजह से यहाँ रुकने वाले लोगों की सांसें थमी हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ₹1200 करोड़ की भारी भरकम लागत से पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे भले ही ऑल वेदर रोड में तब्दील हो गया हो, लेकिन बरसात में बॉर्डर के इस अहम हाईवे का बुरा हाल है। हालात ये हो गए हैं कि 2 जिलों की लाइफलाइन पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट पर दर्जनों डेंजर जोन बनाए गए हैं, जो जरा भी बारिश में भरभरा कर रोड को निगल रहे हैं। बीते साल भी बारिश ने ऑल वेदर रोड की रफ्तार को कई बार रोका था। ठीक वैसा ही नजारा इन दिनों भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जब से बरसात शुरू हुई है, जो हमारी ऑल वेदर रोड है, इस पर जो है बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और जगह जगह मलबा आ रहा है और लोग जो है यहाँ पर चलने वाले लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। जो लोग सफर कर रहे हैं तो रास्ते में ही फंस जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पायलट बाबा का निधन हो गया है। मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हुआ है। गुरुवार को हरिद्वार में समाधि दी जाएगी। फाइटर जेट के पायलट रहे हैं बाबा। नैनीताल जिले में इनका आश्रम है। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।